काठमांडू की सड़कों पर धुआं है, आग की लपटें हैं, टूटे हुए शीशे हैं और लूटपाट का शोर है। पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजे ऐसे खटखटाए जा रहे मानो जैसे आस्था को भी आग में झोंक देने की साजिश हो। हिल्टन होटल राख बन चुका है, संसद भवन की ऐतिहासिक दीवार ढह रही है, मॉल्स खाली हैं और लोग वहां से एसी फ्रिज चुरा कर भाग रहे हैं। ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो नेपाल ने खुद नेपाल को जलाने का मन बना लिया। सबने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए, कैबिनेट भंग हो गई, राष्ट्रपति जो हैं वो गायब हैं, लेकिन नेपाल में आग अभी भी सुलग रही है। नेपाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दुनिया को परेशान करने वाली है। और नेपाल के आज जेनजी से हम कहने वाले हैं कि हे जेनजी, ये तुम्हारा नेपाल है। वो नेपाल, वो देश जो कभी बुद्ध की शांति का प्रतीक था, आज अराजकता की आग में जल रहा है। तुमने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठाई। वो आवाज सही थी, उस आवाज को हमने भी आवाज दी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। ये आग, ये लपटें, ये तोड़फोड़, ये लूटपाट, ये तुम्हारा नेपाल नहीं है। तुम्हारे नाम पर जो कुछ नेपाल में हो रहा है वो तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। और तुम खुद कल्पना करो कि क्या तुम एक ऐसा नेपाल चाहोगे जहां पर्यटक डर रहे हो, जहां पर इन्वेस्टर्स डर रहे हो, भागना चाहें? क्या तुम्हारी सड़कों पर तुम चाहोगे गरीबी पसरे? तुम्हारा गुस्सा कुछ विषयों को लेकर था, तुम्हारा गुस्सा कुछ व्यक्तियों को लेकर था, लेकिन इस गुस्से में अगर नेपाल जला तो फिर तुम्हारा भविष्य भी जल जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि पुरानी सरकार ने क्या किया, आज सवाल यह है कि जेनजी तुम क्या करने वाले। ये नेपाल तुम्हारा है, इस नेपाल में तुम्हें रहना है, लेकिन जो कुछ नेपाल में हो रहा है वो क्रांति नहीं, वो खुद के घर को जलाने जैसा है। वो जो एक फिल्म में डायलॉग था कि शुरू मजबूरी में किए थे, लेकिन अब लालच बहका रहा है। और इसीलिए इससे पहले कि ये जलना, जलाना, लूटपाट करना तुमको मजा देने लगे, तुमको इस बात का एहसास करना होगा कि ये तुम्हारा घर है, तुमको यहीं रहना है, इसे नष्ट नहीं करना है। मुद्दा हल होना चाहिए, ना कि देश का नाश होना है, क्योंकि जो बचा है वो डरावना है। और अब नेपाल को बचाने की जिम्मेदारी जेनजी तुम्हारी है। इस अपील के साथ साथ आज हम दर्शकों से भी अपील करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए, ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। लेकिन अब बात करते हैं नेपाल में भ्रष्टाचार की चिंगारी से कैसे विनाश तक की कहानी बन रही है। नेपाल में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ। ये गुस्सा, ये आग कई महीनों से सुलग रहा था। 4 सितंबर 2025 को जब सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन लगाया, तब जेनजी ने से अपनी आवाज को दबाने की साजिश मानी। जेनजी और नेपाल के लोग पहले से ही करप्शन, बेरोजगारी से परेशान थे। युवा सड़कों पर प्ले कार्ड लेकर आए, लेकिन इसके बाद जब आवाज भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, बेरोजगारी को लेकर थी, नेपाल की अर्थव्यवस्था को लेकर थी, तब सरकार की तरफ से गोलियां चला दी। 20 बच्चों की मौत हो गई। ये घटना चिंगारी बन गई। हजारों जेनजी जो हैं वो संसद भवन के बाहर इकट्ठा हुए। सरकार और जेनजी के बीच में झड़प हुई, कई की मौत हुई, कई घायल हुए। लेकिन उसके बाद जेनजी गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जेनजी गुस्सा थका नहीं, थमा नहीं। ये चिंगारी जंगल की आग बन चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने 1903 में बने संसद भवन को जला दिया, जो कभी पीएम का घर हुआ करता था। हिल्टन होटल को जला दिया, कांतिपुर मीडिया हाउस को जला दिया, नेपाली कांग्रेस के हेडक्वार्टर को आग के हवाले कर दिया, मॉल्स में लूटपाट शुरू कर दी। लोग टीवी, एसी, फ्रिज, शराब की बोतलें चुराकर भागने लगे। अरबपति बिजनेसमैन उपेंद्र महतो के घर को लूट लिया गया, तोड़फोड़ की गई। और सबसे दुखद, सबसे परेशान करने वाली बात, पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजों को भी तोड़ने की कोशिश की गई। वो मंदिर जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है। पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जेल से कैदी फरार होने लगे, लोग पुलिस की वर्दी छीनकर सड़कों पर घूमने लगे। नेपाल आर्मी ने कर्फ्यू लगाया, बयान जारी किया, जिसमें पीछे पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर थी। और फिर यह सवाल भी शुरू हो गया कि क्या नेपाल में राजतंत्र की वापसी है। लेकिन नेपाल इस वक्त अराजकता के माहौल से गुजर रहा है। नेपाल में 22 से ज्यादा मौतें हैं, अर्थव्यवस्था ठप है, जो पर्यटक गए हैं वो डर रहे हैं। और इसीलिए आज जेनजी से यह सवाल है कि जब मकसद पूरा हो गया तो नेपाल को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना यह क्रांति कहीं आत्मघात ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल भी श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह हो जाए।
नेपाल का भविष्य क्या होगा अगर ये हिंसा ना रुकी, उसको समझना है तो फिर श्रीलंका और बांग्लादेश समझना पड़ेगा। श्रीलंका में 2022 में युवाओं ने भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। शुरुआत में वहां भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर हिंसक हुआ। सरकारी इमारतें जली, मॉल्स लूट लिए गए। नतीजा ये हुआ कि अर्थव्यवस्था जो है वो सिकुड़ गई। महंगाई 70% तक बढ़ गई। खाने से लेकर ईंधन की किल्लत हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया और 25% आबादी श्रीलंका में गरीबी में चली गई। श्रीलंका में बच्चे कुपोषित होने लगे, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। IMF ने $3 बिलियन का पैकेज दिया, लेकिन रिकवरी आज भी अधूरी है। नेपाल की अर्थव्यवस्था भी आने वाले पर्यटकों से है, पर्यटन पर है। रेमिटेंस का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अगर पर्यटन ठप हुआ, निवेश रुक गया और GDP 3-4% गिरी, तो बेरोजगारी जो आज 12% है, जिसकी वजह से नेपाल में जेनजी ने प्रदर्शन किया था, वो बढ़कर 20 हो सकती है। गरीबी जो पहले से 20% आबादी को प्रभावित करती है, कहीं ऐसा ना हो वो दोगुनी हो जाए, और इसलिए जेनजी को समझना पड़ेगा। समझना बांग्लादेश से ही पड़ेगा, जहां पर जेनजी ने कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन किया था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर गुस्सा दिखाया था। लेकिन पुलिस के दमन के बाद जब हिंसा भड़की तो 1500 मौतें हुई थी, 2000 से अधिक घायल हुए थे। शेख हसीना भाग गई थी, लेकिन इसके बाद अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा। वहां अल्पसंख्यक डरे हैं, निवेश ठप है, बेरोजगारी बढ़ी है। अगर नेपाल भी इसे रोक नहीं पाया, ये हिंसा जारी रही, तो फिर राजतंत्र की मांग बढ़ेगी, स्थिरता नहीं आएगी, विदेशी हस्तक्षेप बढ़ेगा, और इन सब के बीच में कोई पिसेगा तो वो सिर्फ नेपाल की जनता। और ये सब कुछ हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये सब कुछ उस लूटपाट की तस्वीरों को देखकर कह रहे हैं, जिन्हें देखकर समझ नहीं आ रहा कि वो गुस्सा है या फिर लालच। क्योंकि काठमांडू के मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लोग बिना डर के घुस रहे हैं। एक वीडियो में देखा गया, लोग फ्रिज उठाकर भाग रहे थे, शराब की दुकानों को खाली कर दिया गया। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमें जो चाहिए वो ले लिया, सरकार ने कुछ नहीं दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या फिर लालच का नंगा नाच। कांतिपुर मीडिया हाउस को जलाया गया क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना था युवाओं की आवाज नहीं उठा रहे। लेकिन अब सोचना होगा कि क्या आग लगाने से आवाज बुलंद होगी? पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला क्यों किया गया? गुस्सा सरकार से है तो मंदिर के दरवाजों को खड़खड़ाने या तोड़ने का मकसद क्या था? ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि नेपाल की सांस्कृतिक पहचान है। इसे तोड़ना नेपाल के इतिहास को मिटाना होगा। पर्यटकों के साथ नेपालियों को हमदर्दी दिखानी होगी। एक दर्दनाक तस्वीर तब निकल कर आई जब उपासना गिल नाम की एक भारतीय वॉलीबॉल लीग होस्ट जो पोखरा में फंस गई थी, उनका होटल जल गया। उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई, फंसे भारतीयों को बचाया जाए। ये तस्वीरें परेशान कर रही हैं। और क्या जेनजी तुम ये नेपाल बनाना चाहते हो, जहां पर्यटक डरे, निवेशक भागे, अर्थव्यवस्था डूब जाए? देखो, मैं फिर कहूंगा, हम तुम्हारे साथ खड़े थे, तुम्हारा गुस्सा जायज था, लेकिन ये लूटपाट, ये तोड़फोड़, ये तुम्हें कहां ले जाएगी? नेपाल का भविष्य तुम्हें बचाना है। नेपाल के जेनजी आज हम तुमसे कहते हैं, नेपाल को बचाना है या बर्बाद करना है, ये तुम्हारे हाथों में। तुमने करके दिखाया, तुमने बताया दुनिया को कि ताकत तुम्हारे पास थी, तुमने सरकार को झुकाया, लेकिन अब वक्त है उस ताकत को सृजन में बदलने का। लूटपाट, आगजनी से नेपाल में कुछ नहीं होगा। काठमांडू की सड़कों को फिर सजाओ। कुछ निकले हैं जो सुबह आज कूड़ा कचरा साफ कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी अराजकता फैला रहे हैं। वो जो कैदियों को छुड़ा कर रिहा कर रहे हैं, उनसे संभलना होगा। संसद को फिर से बनाओ, पशुपतिनाथ की आस्था को बरकरार रखो। तुम्हारा गुस्सा तब सही था, लेकिन अब उसे रचनात्मक बनाओ। गुस्सा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वो देश का विकास कर सकता है। शांति से बात करो, समाधान ढूंढो। नेपाल को बुद्ध की शांति, हिमालय की सुंदरता और तुम्हारे जोश की जरूरत है। ये देश तुम्हारा है, यहीं रहना है। इसे जलाने की जगह इसे संवारो, इसे बचाओ, इसे जागने दो। सेव नेपाल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।